Hello plus 2 class students. So next chapter which today I am going to start is solid state. Name of the chapter is solid state. So there are three states mainly we consider: solid, liquid and gases. And in this chapter we will focus on mainly on solid state. So what is solid state? In solid state, the particles of the solid, the molecules of the solid, the ions of the solid, whatever are the constituent of the solid, these particles are very close to each other. The distance between two particles in the solid is very less. First thing. Second thing, the force of attraction between these two particles is maximum in case of solids. It is less in case of liquids, and it is least in case of gases. So my dear students, solid state means the distance between two particles, the particles with which a solid is made. The distance is very low, very less, and the force of attraction is very high. And these particles in the solids, they do not move randomly. They have fixed position. So वाइब्रेट करते हैं, बस क्या करते हैं, ये वाइब्रेट इन सॉलिड, ये गैसेस की तरह कहीं भी चले जाते हैं, वहीं उसकी पोजीशन होती है, थोड़ा ऐसा वाइब्रेट करते रहते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सो मूवमेंट इसमें ना के बराबर होता है सॉलिड के केस में। और सॉलिड का क्या है? सॉलिड है डेफिनेट शेप। जो शेप है बेटी सॉलिड की, वो क्या है? डेफिनेट है, डेफिनेट शेप है। और वॉल्यूम भी बेटे इनका डेफिनेट है। फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड्स का। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड की, तब दो टाइप्स इसकी होती है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे होते हैं amorphous solid. So solids are mainly classified as crystalline and amorphous. So the difference between crystalline solid and amorphous solid must be clear to you. बच्चे क्या होता है क्रिस्टलाइन? जो पहला डिफरेंस क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, मान वो जैसे ये एक छोटा सा मैंने आपको एक क्रिस्टल में एक छोटा सा आपको मैंने स्ट्रक्चर बनाया, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बनाया, जैसे ये अरेंजमेंट हो गया पार्टिकल्स का। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा अरेंजमेंट ही रिपीट होता जाएगा काफी दूर तक। इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जैसे कि ये आपका एक डायग्राम बन गया, ऐसा ही डायग्राम और होगा इसके बीच में ऐसे, जैसा ये था वैसा ये बन गया। अब इसके बाद ऐसा ही फिर यहां पे होगा। तो अगर आप देखो, जैसा डायग्राम ये है, अरेंजमेंट ये वैसा ये है, वैसा ये है, ऐसा इधर होगा, ऐसा ही ऊपर होगा, ऐसा नीचे होगा। तो एक ही जैसा जो अरेंजमेंट है वो क्या है? 3 डायमेंशन में काफी दूर तक सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स रिपीट इटसेल्फ। बहुत दूर जाके कोई चेंज आएगा, इसलिए इनको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ये मैंने एक होता है, जैसे एक तरह का पार्टिकल है, दूसरी तरह का पार्टिकल, एक तरह का दूसरी तरह का, एक तरह का, तो ऐसे जो एक स्ट्रक्चर बनाया वैसा ही यहाँ बन गया, वैसा ही यहाँ बन गया। तो इनका जो सिमिलर स्ट्रक्चर रिपीट इटसेल्फ
in 3 dimension, so that is called long range order is present in a crystalline solid. और इससे उल्ट जो अमोर्फस सॉलिड है इसमें होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर. इसका ऑर्डर पार्टिकल्स का, जो पार्टिकल्स होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर मीन्स अगर यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे है उसका ऑर्डर, तो अगले ही में जो पार्टिकल का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा. अभी ऐसा था, अगला उसका ऐसा हो गया, उसके बाद मान लो उसका ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. तो जो पार्टिकल्स है कभी किसी तरह रेंज है, कभी किसी तरह रेंज है, और कभी यहाँ मान लो किसी और तरह रेंज है. तो पार्टिकल्स है जो उनका जो एक अरेंजमेंट है, उनका स्ट्रक्चर है, वो चेंज होता जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद. तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर. जो उनका ऑर्डर है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो क्या होता रहता है, चेंज हो जाता होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर बाद. इसको बोलते हैं हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर. तो एक तो डिफरेंस ये आ गया कि क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, इसमें शॉर्ट. दूसरा डिफरेंस ये आ गया, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है, किनका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का. शार्प का मतलब क्या होता है? शार्प का मतलब ये है कि मान लो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 1500 डिग्री सेल्सियस. मान लो कोई सॉलिड है क्रिस्टलाइन, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1500 डिग्री सेल्सियस. उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना, मान लो 1500 डिग्री सेल्सियस है. तो जैसे ही 1500 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा उसका टेम्परेचर, इमीडिएटली सारा का सारा मेल्ट कर जाएगा. इमीडिएटली पूरा जो सॉलिड है वो मेल्ट कर जाएगा व्हेन द टेम्परेचर रीचेस टू 1500 डिग्री सेल्सियस. इसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प बॉइलिंग पॉइंट. और अमोर्फस का क्या कहानी है? इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता. तो क्या होता है, मतलब मान लो किसी का मेल्टिंग पॉइंट अमोर्फस हो गया, उसका 1500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. तो उसमें क्या होगा, 1500 पे वो शुरू करेगा, थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू करेगा. हो सकता है वो जो मेल्ट है वो 1515 डिग्री सेल्सियस हो. तो 1500 से 1515 तक वो क्या करेगा, धीरे धीरे सॉफ्ट होगा, फिर थोड़ा थोड़ा और मेल्ट होगा, फिर बाद में जाकर कहीं मेल्ट होगा. एकदम से जब टेम्परेचर इतना पहुंच गया तो एकदम से मेल्ट नहीं हो जाएगा. उसमें एक रेंज होगी टेम्परेचर, इतने से इतने टेम्परेचर तक वो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू होगा, बाद में जाकर कहीं को मेल्ट होगा. इसमें क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जैसे इतना टेम्परेचर हुआ पूरा पूरा मेल्ट हो गया, ऐसा नहीं कि पहले धीरे सॉफ्ट ये हुआ, ऐसा नहीं हुआ. तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन शार्प मेल्टिंग पॉइंट है दूसरे मेल्टिंग पॉइंट. और इसके बाद जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड दूसरा कौन सा था, अमोर्फस. अमोर्फस जो सॉलिड है ये एक इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं. ये एक ट्रू सॉलिड नहीं होते. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ट्रू सॉलिड होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड बट दे आर नॉट ट्रू बिकॉज दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड. मींस जैसे आपने ग्लास की जो हमारे विंडोज होती हैं, बिल्डिंग जो बहुत पुरानी बनी है उनकी विंडोज है, उनमें जो ग्लास लगा होता है अमोर्फस सॉलिड है वो, उसमें कभी भी आप देखना कि वो ग्लास है जो वो नीचे से उसका जो बॉटम पार्ट है, नीचे से निचला पार्ट है, वो इनवेरिएबली इट इज़ थिकर देन द अपर पार्ट. जो अपर पार्ट है वो पतला हो जाता है, जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है. जो ग्लास है पुरानी बिल्डिंगों का, वो ग्लास का जो अपर वाला पार्ट है वो थिन हो जाता है, और नीचे वाला पार्ट है वो थिक हो जाता है. ऊपर वाला पार्ट पतला हो जाता है, नीचे जो है बॉटम है उसका वो उसकी मोटाई बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अमोर्फस सॉलिड की फ्लो करने की है. विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ऊपर से फ्लो करके नीचे की तरफ जाता है, नीचे ये थिकर जो होता जाता है, इसकी थिकनेस है वो बढ़ती जाती है. तो ये एक पॉइंट आ जाता है इन दोनों के डिफरेंस में. और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है एन आइसोट्रोपी. एन आइसोट्रोपी
एनआइसोट्रॉपी एग्जिस्ट करती है किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है? एनआइसोट्रॉपी। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि मान लो ये हमारा क्रिस्टल है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इस प्रॉपर्टी कोडिंग अगर हम इस तरफ जाएं ए टू बी, इस डायरेक्शन में जाएं, तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है लाइक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कुछ और होगा। और इस ए से हम सी की तरफ जाएं, अगर इस डायरेक्शन में जाएं तो इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइक इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ और होगी, लेकिन इस दिशा में जाएं तो कुछ और होगी। मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ these solid depend upon the direction. In one direction the properties like physical properties like refractive index is different, in the other direction it will be different. That is called anisotropy. So ये शो करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड anisotropy means इनकी प्रॉपर्टी दो दिशा में जाएंगे तो वो अलग अलग शो होती हैं। बट इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड किसी भी दिशा में चल जाओ प्रॉपर्टी सेम होती है, किसी भी दिशा में चले जाओ प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है, कुछ डिफरेंस है, कुछ एग्जांपल्स है। एग्जांपल क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल है क्वार्ट्ज। इसकी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल है क्वार्ट्ज। और अमोर्फस की क्या है? क्वार्ट्ज, इसकी ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास बोलते हैं। तो ग्लास है जो एग्जांपल है अमोर्फस सॉलिड की। तो ऐसे करके इसके डिफरेंस में क्या डिफरेंस है दोनों में, वो डिटेल में बच्चों आपने पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक आपके पास है, इसको डिटेल में आपने पढ़ना है। उसके बाद बच्चों हमने स्टडी करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स तो कितनी तरह के होते हैं? ये 4 तरह के होते हैं बच्चों। जो पहली टाइप है वो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरी टाइप है मॉलिक्यूलर के बाद दूसरी कौन सी है बच्चों? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। और तीसरी कौन सी है? मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। और चौथी कौन सी है? चौथी होती है बच्चों कोवलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जो ये 4 टाइप्स इनकी होती हैं, तो वन बाय वन हमें डिस्कस करनी है। पहली है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर भी 3 तरह की होती है, एक नॉन पोलर, दूसरी होती है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और तीसरे बड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो जल्दी जल्दी से आपको बताएंगे क्या होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि I2, दूसरा I2। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन नहीं है। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हिच वी हैव कवर्ड इन +1 क्लास। Between two non-polar molecules, the forces of attraction which exist are called London forces of attraction, or you can say dispersion forces of attraction। आपको पता है ये molecules क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ये जो solids क्या होते हैं बच्चे? ये सॉफ्ट होते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा पोलर मतलब जैसे HCl। पोलर का मतलब है इसमें पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो ये एक मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। इसमें भी डाइपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव का +1 में आपको समझ आता है। इसमें मतलब पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल है। तो डाइपोल आपस में जो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन है, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन द पोलर मॉलिक्यूल्स। डाइपोल इंटरेक्शन जो है एग्जिस्ट करती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और ये सॉलिड बन जाते हैं। ये भी सॉलिड सॉफ्ट ही होते हैं। तो इन सॉलिड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है, इंटरेक्शन कैसे बनते हैं। और थर्ड टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड में थर्ड टाइप कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डेड। वो भी आपको पता है कि HF वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन है, और वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन है और इसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई भी है H के साथ, तो ये एग्जिस्ट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पे पॉजिटिव नेगेटिव
और नेगेटिव पॉजिटिव में आपस में अट्रैक्शन हाइड्रोजन ऑफ वन एटम एंड फ्लोरीन ऑफ अनदर एटम जो अट्रैक्शन होगी इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से जो हमारे पास अट्रैक्शंस होती हैं, इसकी वजह से जो सॉलिड बनते हैं तो बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड। इनकी प्रॉपर्टी आपने याद करनी है, तो डिटेल में इनको आपने पढ़ना है। इसके बाद जो हमारा है सेकंड टाइप मॉलिक्यूल के बाद आयनिक। आयनिक क्या होते हैं? Na positive, Cl negative, Na positive, Cl negative, Cl negative, Na positive, Cl negative, Na positive. So the solids in which ions exists, ionic solids, ions इसमें क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। NaCl, NaCl दो तरह के ions हैं। तो ये सॉलिड जो होते हैं, ये वाले सॉलिड जो होते हैं, ये क्या होते हैं? थोड़े हार्ड होते हैं। पहले तीन तरह के सॉलिड सॉफ्ट थे, ये हार्ड होते हैं। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? थोड़े हार्ड होते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चे वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो आप बोल सकते हैं कूलम्बिक फोर्स होती है, कूलम्बिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इनमें होते हैं, इस वजह से हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मोल्टन स्टेट में जब ये पिघल जाते हैं, जहाँ इनको पानी में घोल देते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे NaCl जो नमक का जो सॉलिड होता है, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसको मेल्ट करते हैं या इसकी पानी में घोलते हैं, देन इट स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये होते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के बाद आ जाता है हमारे पास मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड मतलब मेटल, एक मेटल, दूसरी मेटल, तीसरी मेटल, चौथी मेटल, पांचवी मेटल। इन पे मान लो 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। मेटल पे 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, 3 पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी मेटल है। तो इन पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव। तो ऐसे जो मेटल्स होती हैं इन पे आयंस होते हैं, और इन्होंने दो अपने जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने, तो इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो मेटेलिक सॉलिड में एक तो मेटल आयंस होते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर एक मेटल ने 1 2 3 जितनी भी उसकी वैलेंसी है उसमें इलेक्ट्रॉन दे रखे होते हैं। तो अरबों खरबों हमारे पास मेटल आयन है, और अरबों खरबों उस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मेटेलिक सॉलिड्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव लगा दोगे, यहाँ पे नेगेटिव बैटरी का लगा दोगे, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिव की तरफ क्या कर देंगे? मूव करना शुरू कर देंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शुरू कर देंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्ट हो जाएगी। तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दीज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये एक मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, ये भी मतलब इसके बारे में भी आपने डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद लास्ट टाइप जो सॉलिड होते हैं वो होते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स। तो क्या होते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स? कोवैलेंट सॉलिड्स भी हमने +1 में भी पढ़े हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हैं। कोवैलेंट सॉलिड्स का मतलब होता है जिनमें कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि डायमंड जैसे कि इसमें एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है। तो जो एक कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों इलेक्ट्रॉनों से उसने 4 बॉन्ड बना लिए। तो इसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ 4 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुके हैं। इसलिए इस कार्बन एटम ने आके 4 बॉन्ड बना लिए, इसने आके 4 बॉन्ड बना लिए। तो जो एक डायमंड है, डायमंड में हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, और ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क, इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद यहाँ पे चौथा, ऐसे इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। तो इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके कोवैलेंट बॉन्ड ही है, जैसे में कोवैलेंट इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि एक दूसरा तीसरा चौथा कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए कोवैलेंट सॉलिड्स भी बोलते हैं। तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है, हार्ड होता है, कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 ही बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो चुके हैं। तो इसके बाद एक और कोवैलेंट मॉलिक्यूल आता है, उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ऐसे जो कार्बन मॉलिक्यूल है जुड़े होते हैं। एक कार्बन है वो, जो एक कार्बन है बच्चों वो आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। ऐसे ही जो लेयर्स हैं, ऐसे ही एक लेयर बन जाती है, क्या बन जाती है? हमारे पास एक लेयर बन जाती है। इसी तरह से नीचे भी दूसरी लेयर बन जाती है हमारे पास, नीचे हमारे पास ये
दूसरी लेयर तैयार हो जाती है बच्चों। तो एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है, और एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। लेकिन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, 3 तो बॉन्ड बन गए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इन 2 लेयरों के बीच में कहीं प्रेजेंट होता है वो एक इलेक्ट्रॉन। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ग्रेफाइट है इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो थोड़ी वो कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनिक पाया जाता है। और जो ग्रेफाइट है दोनों के बीच में गैप, एक लेयर है, 2 लेयर है, जो गैप है, ये एक लेयर दूसरी की स्लिप हो सकती है, इसलिए ये थोड़ा सा क्या होता है, लुब्रिकेशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, क्योंकि 4 बॉन्ड नहीं बन रहे, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, लेयर स्ट्रक्चर है। तो ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सभी कोवलेंट मॉलिक्यूल है, जो ये सभी कोवलेंट मॉलिक्यूल है, जो दोनों मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, ये बाकी सभी जो टाइप्स ऑफ जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, वो कौन कौन से टाइप्स थे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा था, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फिर आयनिक, मेटालिक, कोवलेंट, इन सभी को आपने डिटेल में पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनकी क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह करने हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन गुड बाय।